नमस्ते दोस्तों। सुबह के 8 बज चुके हैं। मंडे मॉर्निंग है। एक 3 दिन की मेगा फंक्शन ऑफ ऑल टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये मैं मानता हूँ, जस्ट ख़त्म हो चुकी है। मैंने 3 दिन की वेडिंग अटेंड करी है, अनंत अंबानी भाई और राधिका मर्चेंट की। कहाँ वेल इसका बनता था यार अटेंड करना, बिकॉज आई हैव हर्ड दिस एंड ही इज ऑल्सो एडमिटेड कि जो रणवीर अलावादिया ही वॉज एक्चुअली सीनियर ऑफ अनंत अंबानी। तो ये उसके स्कूल में था और सीनियर था। और जब आप बचपन से ही पढ़ रहे हो धीरू भाई अंबानी स्कूल में और आपका उस तरह का एक्सपोजर रहा है, तो इट्स नॉट वेरी अनकॉमन टू बी अ पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट कि आप इंडिया की सबसे बड़ी वेडिंग के पार्ट रहे हो, एंड एज अ यूट्यूबर, एज एन इन्फ्लुएंसर आप पार्ट रहे हो। मोस्टली बहुत सारे लोग होंगे जो उस क्लास में पढ़े होंगे और उसको उन सबको वो सब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। सो एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ यूट्यूबर, इट्स एब्सोल्युटली एन अचीवमेंट। गुड फॉर रणवीर। से शुरुआत करूँ ये मुझे पता नहीं। मैं बहुत थक चुका हूँ, पिछले 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ क्योंकि इतना कुछ देखा है, इतना ज़्यादा स्टिम्युलेटेड मेरा दिमाग रहा है। दोनों नेशनल पीआर और इंटरनेशनल पीआर की दुनिया में हर किसी को पता चल रहा है इस शादी के बारे में। Yes. मेरा मानना ये है कि एक ग्लैमर एस्पेक्ट है जो बहुतों तक पहुंचा है, पर एक बहुत बड़ा देशभक्त ओरिएंटेड एस्पेक्ट भी है। जियोपॉलिटिकली ये एक बहुत ज़रूरी मोमेंट है भारत के। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ठीक है, मतलब अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा एग्जैक्टली क्या बोलना चाहिए, बिकॉज जियो पोलिटिकली आप एक बिलियनियर अगर आपको शादी में बुला रहा है तो दैट इज़ नॉट चेंजिंग द जियो पोलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। बट हम मतलब ऑब्वियसली वर्ल्ड लीडर्स वहाँ पर थे, हिलरी क्लिंटन वहाँ पर थी, मेलानिया ट्रंप वहाँ पर थी, इवांका ट्रंप आई थिंक, एंड ब्रिटेन के एक्स पीएम वहाँ पर थे, फीफा के प्रेसिडेंट वहाँ पर थे, तो बहुत सारे लोग थे। और आई अंडरस्टैंड जो ये बताना चाह रहा है, बट इट्स नॉट इट इज़ नॉट द जियो पोलिटिकल पावर। ये आप इंडिया की जियो पोलिटिकल सिचुएशन के लिए कुछ भी हेल्प नहीं करता है। ये ऑब्वियसली ये कोई पड़ोस की शादी नहीं है कि आप हमारी शादी पर आए थे तो यू ओ अस समथिंग और यू काइंड ऑफ आपका हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा ताल्लुकात बन गए हैं। अगर आप शादी में जा भी रहे हो, इवन आफ्टर ऑल दैट, बिकॉज इट्स अ पीआर, सी पब्लिक रिलेशंस है ये, आप दुनिया में सिर्फ ये दिखा रहे हो कि हम सब एक साथ हैं। बट व्हेन इट कम्स टू जियो पॉलिटिक्स, उसी तरीके से आप देखोगे तो इवन हमारे मोदी जी जो हैं वो पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान में जाके नवाज शरीफ के साथ बैठे थे, बट दैट डिड नॉट चेंज द पॉलिटिकल सिचुएशन और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सो पता नहीं, बट के लिए चल देखते हैं। जो भारत का सॉफ्ट पावर है, यानी कि 2 टाइप के पावर होते हैं। हार्ड पावर यानी कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। सॉफ्ट पावर मतलब कि पूरी दुनिया भारत के बारे में क्या सोचती है। नहीं, ये सॉफ्ट पावर नहीं होता है। सॉफ्ट पावर होता है आप पीसफुल वेज में और एक एज इन नॉट एग्रेसिवली आप इंडिया को किस तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हो। एक आदमी के लड़के की शादी को इंडिया की सॉफ्ट पावर नहीं कहा जा सकता, वो उसकी सॉफ्ट पावर है। अगर वही शादी मुंबई में ना होकर वही शादी लेट्स से दुबई में होती तो भी इट वुड हैव नॉट चेंज एनीथिंग। सो जस्ट बिकॉज मुंबई जैसे शहर में अगर वो शादी हुई है और एक पर्टिकुलर आदमी, और आपने जो दिखाया है उसका इंडिया की सॉफ्ट पावर से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया जब वर्ल्ड कप जीतता है अगर, तो एक वो सॉफ्ट पावर आती है। अगर इंडिया ओलंपिक्स में मेडल्स लाता है वो एक सॉफ्ट पावर होती है। अगर इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है, तो एक सॉफ्ट पावर बनती है। ये वाली एक शादी से सॉफ्ट पावर नहीं बना सकती। शादी एक पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल के पीआर के लिए बहुत अच्छी है, इंडिविजुअल उसको क्या सोचता है उसके लिए बहुत अच्छी है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द इंडियन इमेज आउटसाइड इंडिया। आप सिर्फ जिनको भी आपने बुलाया, किम कार्दाशियन को आप पैसा देकर बुला रहे हो, और कौन, जस्टिन बीबर को आप $10 मिलियन देकर बुला रहे हो। सो दैट इज़ नॉट इंडिया सॉफ्ट पावर। इट इज़ जस्ट इंडिया इन एक सिंगल इंडियन दुनिया को दिखा रहा है कि इवन इन अ कंट्री जहाँ पे पर कैपिटा जीडीपी $2,000 के भी कम है, उस ऑलमोस्ट $2,000 है, आई एम सॉरी इफ आई एम मिस्टेकन, बट जहाँ पर $2,000 का एक पर कैपिटा जीडीपी है, उस कंट्री के अंदर एक आदमी 500 से 600 मिलियन डॉलर्स में एक शादी करता है। दैट इज नॉट द सॉफ्ट पावर ऑफ द कंट्री, दैट इज द सॉफ्ट पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। कि योगा के अलावा, कोडर्स सॉफ्टवेयर के अलावा हमारे देश में क्या है
दुनिया को क्या लगता है, ये ना प्री अंबानी वेडिंग और पोस्ट अंबानी वेडिंग के बाद दो अलग फेज है. दुनिया के सामने भारत की पहचान बदल चुकी है इस इवेंट की वजह से. भारत की पहचान नहीं बदली है, एक इंडिविजुअल की पहचान बदली है. अगर मैं $500 किसी के $500 मिलियन कोई भी इंसान अगर लगा रहा है तो उससे इंडिया की पावर नहीं दिखाई दे रही. इससे सिर्फ ये दिखाई दे रही कि एक ऐसा आदमी जहां पर गरीब लोग भी हैं जिस देश के अंदर, वहां पर भी एक आदमी के अंदर इतनी एरोगेंस कह सकते हो या फिर इतनी प्राइड कह सकते हो या इतना खर्चा करने की कैपेसिटी कह सकते हो, उस इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि एक $2,000 जीडीपी वाली कंट्री के अंदर वो इंसान $500 मिलियन लगा रहा है. सिमिलरली अगर आप याद करोगे तो एक बार शाह ऑफ ईरान ने पार्टी किया था. सिमिलर शाह ऑफ ईरान क्या था, शाह ऑफ ईरान के अंदर ईरान में पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट, जो शाह ऑफ ईरान की गद्दी किस चीज़ के ऊपर गई थी, इसी चीज़ पे गई थी कि पूरे देश के अंदर खाने का पैसा नहीं है और शाह ऑफ ईरान $150 मिलियन की शादी कर रहा है या इवेंट कर रहा था. इट वॉज नॉट अ वेडिंग, इट वॉज एक्चुअली द आई थिंक 600 और 700 ईयर्स ऑफ द पर्शियन एम्पायर. उस एम्पायर की जो उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने किया था और वो एक्चुअली सॉफ्ट पावर था बिकॉज द गवर्नमेंट वाज डूइंग इट. एंड उसी की वजह से उसकी गद्दी गई बिकॉज लोग बहुत नाराज़ हो गए थे और सडनली उन्होंने पूरा विद्रोह कर दिया था पूरी सरकार के खिलाफ और शाह ऑफ ईरान को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी. तो ये कोई बहुत ही एक हर इंडिविजुअल के लिए दिस कैनॉट बी अ वेरी देशभक्ति मोमेंट. अंबानी ने अपने बेटे की शादी कैसे की उससे शायद आसाम में या मणिपुर में बैठे हुए लोगों का कोई लेना देना नहीं है. बट आई अंडरस्टैंड रणवीर कहाँ से आ रहा है. एक तो पहली चीज़ तो ही इज़ अ मैन ऑफ PR. इसका पूरा जो चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक रिलेशंस और मार्केटिंग के अराउंड घूमता है. अगर आपको भी आप एनी वन हु कम्स ऑन हिज पॉडकास्ट इज़ आइदर पेइंग हिम मनी और हैज़ सम काइंड ऑफ वैल्यू. तो उस केस के अंदर आप जब बुला रहे हो तो आपने सिर्फ आप ही नहीं गए, रणवीर ही नहीं गया, बाकी लोग भी गए. देयर वाज मेनी क्रिएटर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स को वहाँ पर बुलाया गया था और उससे इंडिया की सॉफ्ट पावर नहीं दिखाई जाती. उससे एक इंसान अपनी पावर को डिस्प्ले कर रहा है टुवर्ड्स द वर्ल्ड एंड नॉट जस्ट द वर्ल्ड, टुवर्ड्स इंडियंस बेसिकली. बिकॉज सी अंबानी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, इट्स नॉट टाटाज का रेवेन्यू आता है इंडिया के बाहर से, बट अंबानीज का जो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडिया के अंदर से होता है बाई सेलिंग ऑयल, बाई यूजिंग अ रिफाइनरी, बाई मेकिंग जियो. उस तरह से अगर आप इंडिया का जो रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हो, इंडिया से रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हो और उस पैसे को आप बाहर भेज रहे हो by giving $10 million to Justin Bieber, by giving $8 million to Rihanna, by paying Kim Kardashian, by paying Khloe Kardashian, इन सबको जब आप पैसा देकर बुला रहे हो तो ये एक सॉफ्ट पावर नहीं, ये आप चिढ़ा रहे हो पूरे देश को बेसिकली. और इसी इवेंट की कुछ सच्चाइयाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा. ये मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एक मेमोरेबल मोमेंट रहा है. तो कुछ 12-15 पॉइंट में झट से I'll be sharing my own experience. First point, बहुत ज़्यादा gratitude फील हो रहा है क्योंकि एक रूफ के अंदर, एक लोकेशन के अंदर इतने सारे सेलिब्रिटीज़ एक साथ जब रहते हैं बहुत अलग वाइब होती है. हर किसी ने कुछ ना कुछ उखाड़ा है अपने करियर में. बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ एक रूफ के नीचे होती है एंड ऑन सम लेवल हर किसी को पता है कि सिर्फ अंबानी फैमिली ये एक ऐसा इवेंट अरेंज कर सकती है. अभी जो होस्ट होते हैं एक इवेंट के, दे सेट द टोन. और इस पूरे इवेंट में ना आपको क्या लगता है टोन क्या रहा होगा? ग्लैमरस, लोग ऐसे कम बात कर रहे होंगे एक दूसरे से, ऐसी कुछ विजन है आपकी? आपको ये कहना चाहूँगा ये सबसे फ्रेंडली इजी गोइंग इवेंट था. हर कोई हर किसी से बात कर रहा था. बहुत कम ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे जिनके आसपास बॉडीगार्ड्स थे. यार जॉन सीना भी अकेले ही खड़े थे. मैं उनके पास गया, कौन खड़े थे? आई कांट सी हिम. फोटो निकाली, बात करी मैंने. चाइल्डहुड ड्रीम है ये यार. पहले मैं भी थोड़ा हिल रहा था उनको देखकर, उनकी साइज़ की वजह से. उनका एक हाथ ना मेरे पूरे हाथ के अराउंड ऐसे रैप हो गया. पर जॉन सीना से मिले, दैट्स द सेकंड पॉइंट. दुनिया नोटिस करिए कि किम कार्डाशियन, जॉन सीना, ऐसे लोग आए हैं. जॉन सीना अपना हुक स्टेप कर रहे हैं इस इवेंट के लिए. टोनी ब्लेयर जो यूके के PM रह चुके हैं, वर्ल्ड लीडर्स आ चुके हैं. इन्फेंटिनो जो फीफा के प्रेसिडेंट है, दुनिया नोटिस कर रही है. जितने भी फॉरेनर्स आए थे उनके लिए भी एक बहुत कूल एक्सपीरियंस था
दे वर ब्लोन अवे। फॉरेन में ना एक व्यू पॉइंट रहता है भारत का कि यार हाँ मिस्टिकल लैंड रहेगा, स्पिरिचुअलिटी रहेगी, महाराजा लुक्स रहेंगे, महाराजा वाइब रहेगी हमारे देश की। वो कंफर्म हो गई इन सारों के लिए। जो कहते हैं ना कि भारत एक ज़माने में सोने की चिड़िया थी, मैं दिल से मानता हूँ कि भारत सोने की चिड़िया फिर से बन रही है, नंबर 1 के स्थान तक पहुँच रहे, सॉफ्ट पावर के पर्सपेक्टिव से पहुँच चुके हैं। इस इवेंट के बाद फिर से दोहरा रहा हूँ, क्या बोल रहे आई हैव टू मेंशन दैट अब पूरी दुनिया ये पहचान रही है कि ये फैमिली कौन है जिसने दुनिया के इतने बड़ी बड़ी हस्तियों को एक साथ अट्रैक्ट करके रखा है। और ये देश में क्या चल रहा है यार कि लोग मान भी रहे और एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल पीआर स्पेक्टिकल बन चुका है। यार नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता भाई रणवीर, इट डजंट हैपन लाइक दिस। सी, अगर सपोजिडली आपके घर में, मेरा घर है ठीक है, और मेरे घर में मेरा एक भाई है, और फॉर सम रीज़न लेट अस से मेरे भाई के पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो जब मैं अपने बेटे की शादी कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं अरबों रुपए लगा रहा हूँ, अरबों मतलब 5,000 करोड़ के आसपास, 5 से 6,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, उस पूरे 5-6 हज़ार करोड़ के अंदर मैं अपने भाई को मुंह पे चिढ़ा रहा हूँ कि तेरे पास तो खाना खाने का पैसा नहीं है और देख मैं इतना खर्च कर रहा हूँ। इससे आपके पूरे परिवार की सॉफ्ट पावर नहीं जा रही है, इससे आप किसी अपने को चिढ़ा रहे हो, आप अपने देशवासियों को चिढ़ा रहे हो। इससे इंडिया की सॉफ्ट पावर नहीं दिखाई दे रही। आप दुनिया में, आपने एक बार ठीक बोली यहाँ पर कि दुनिया को ये पता चल रहा है कि ये फैमिली कौन है। दिस फैमिली इज वन ऑफ द टॉप 10 रिचेस्ट फैमिलीज इन द वर्ल्ड। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसमें इलॉन मस्क कौन है? इलॉन मस्क सबको पता है। क्या इलॉन मस्क शादी दिखा रहा है क्या? क्या इलॉन मस्क आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा रहा है क्या? टू बिकम अ सॉफ्ट पावर, क्या अमेरिका में तो किसी ने शादी नहीं की $500 मिलियन की? सो अमेरिका इज नॉट अ सुपर पावर। आप एक शादी से इंडिया को सुपर पावर नहीं बोल सकते। एंड अनदर थिंग, यहाँ पर रणवीर ने एक बार भी भारत को इंडिया और इंडिया को भारत नहीं बोला। ही इज ऑलवेज सेइंग भारत। तो अगर आप भारत बार बार यूज कर रहे हो, यू आर ऑल्सो, आप सब कॉन्शियसली किसी के माइंड में पुट कर रहे हो कि इंडिया इज नॉट भारत एंड भारत इज नॉट इंडिया, जो कि दोनों सेम है, हमारी ही कंट्री के, हमारे ही देश के नाम है दोनों। तो आप बार बार भारत बोल के सबकॉन्शियसली लोगों के दिमाग में भारत तो डाल रहे हो, बट यू कैन नॉट से कि इंडिया नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ है। बैक टू जॉन सीना, मैंने क्या बात करी उनसे। मेरा मानना ये है कि भारत में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने WWE नहीं देखा है लाइव। बहुत लोग हैं भाई, टीवी नहीं है लोगों के पास। ये दिस इज टॉकिंग लाइक अल्ट्रा एलिटिस्ट, एक जो एकदम हाई क्लास एलीट लोग होते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि अरे मुझे तो लगता है कि कोई भूखा ही नहीं है पूरे देश में। आई डोंट थिंक एनीवन इज हंग्री, एवरीवन हैज, सबके पास गाड़ियां हैं यार, हर कोई रोल्स रॉयस में घूम रहा है। ऐसा नहीं होता है। घरों में WWE तो छोड़ दो, अगर इंडिया की WWE की आप ऑडियंस देखोगे तो 1 बिलियन थे। अगर जॉन सीना के टाइम पे भी लेके चलें तो 1 बिलियन लोग थे। 1 बिलियन आज तक की WWE की व्यूअरशिप नहीं हुई है। आप किस वे में आप बोल रहे हो? आप, आई थिंक रणवीर इज वेरी, आइदर ही इज डिल्यूजनल और ही इज जस्ट डूइंग अ मार्केटिंग स्टंट। He is very delusional. इसको दुनिया भी, I think he needs to understand that there is a world beyond Ambani's and a world beyond influencers. दुनिया में इन्फ्लुएंसर के अलावा भी लोग हैं। कि किसी सॉरी मैं बात ज़्यादा कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ तक ही मेरे को काफ़ी चीज़ों से कुछ ना कुछ डिसअग्री कर रहा हूँ मैं। फेज में हर कोई जानता है कि जॉन सीना कौन है। बहुतों को इंस्पायर किया, हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, ऐसी बातें करी मैंने उनके साथ। मैंने उनको कहा कि भारत के झोपड़ियों से लेकर सबसे जो अमीर घर रहते हैं ना, दोनों जगहों पर WWE देखते हैं लोग। हाँ, वो मुंबई जैसे शहर में, मुंबई के स्लम्स में WWE देखा होगा, बट व्हेन यू गो टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन इंडिया जहाँ पर टीवी छोड़ दो, इंटरनेट छोड़ दो, दे डू नॉट नो द बेसिक लैंग्वेजेस ऑल्सो। ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं कि आप बोल रहे हो चलो ठीक है। और एक पूरी जनरेशन की मेंटालिटी को उन्होंने अफेक्ट किया। वो इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि जब वो भारत आए, उन्होंने कहा कि यार जब भी वो भारत आते हैं वो लव फील होता है, प्यार ही इज मेकिंग श्योर कि एक बार भी इंडिया ना निकल जाए मुंह से, फील होता है। एंड दैट्स व्हाट ही लुक्स फॉरवर्ड टू अबाउट कमिंग टू इंडिया। बहुत ग्रैटिट्यूड था अब उनमें भी, शांत है वो। ये देखना, जब भी रणवीर की पूरी टैक्टिक आपको ना समझ में आ जाएगी। वेन एवर रणवीर सेज भारत, तो फोकस करके बोलता है भारत में, एंड देन इज लाइक
एंड दैट्स व्हाट ही लुक्स फॉरवर्ड टू अबाउट कमिंग टू इंडिया. बहुत टू इंडिया वेरी स्मॉल, बहुत हल्के से बोल देगा बिकॉज वो एक नेचुरली निकल रहा है, लेकिन जब वो भारत बोल रहा है तो बहुत फिक्सेटेड होके बोल रहा एटीट्यूड था उनमें भी. शांत है वो, बहुत प्यार से बात कर रहे थे. आई थिंक आसपास के लोग मोस्टली उनसे डर रहे थे कि यार जॉन सीना कैसे बात करें, पर वो खुल के बात कर रहे थे सब के साथ. बहुत चिल थे. मैं उनसे मिला 5 बजे, पर 9 बजे 10 बजे वो फिर से मिले मुझसे और मैंने आधे घंटे के लिए उनसे बात करी. स्पिरिचुअलिटी के बारे में, भारत के बारे में, बनारस के बारे में बताया मैंने उन्हें. है. जब भारत बोलता है तो फिक्सेटेड होके बहुत फोकस करके बोलता है, सो दैट जिन्होंने पे किया उनको पता चलते रहना चाहिए कि भारत ही बोला लड़के ने भाई. उन्होंने कहा कि आप बनारस जाओ जब अब अगली बार भारत आ रहे हो. एंड ही वाज लिसनिंग वेरी इंटरेस्टेड, बट और कुछ एडवाइस भी दी मुझे जो मैं अब नहीं शेयर करूंगा. मे बी वन डे जब वो शो पर आएंगे तब शेयर करूंगा. आई होप कि वो शो पे आ जाए. बट बॉटम लाइन, ही गिव्स अ लॉट ऑफ हिज लव टू इंडिया. वो कह रहे कि सारे भारतीयों को ये कहो कि आई लव यू गाइस एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट. नेक्स्ट पॉइंट, क्रिकेटर्स. धोनी भाई थे वहाँ. अगेन बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल थे धोनी भाई इस वेडिंग पे. इशू ये है कि बहुत सारे लोग उनके आसपास थे, सो इट वॉजंट ईजी टू गो गेट अ फोटो. अगेन मेरा भी सपना ये है कि धोनी भाई TRS पे आ जाए. होपफुली वन डे इट विल हैपन. उनकी ऑरा है, पास से देखा मैंने उन्हें. बहुत सारे क्रिकेटर फ्रेंड्स हैं अभी शो की वजह से. वो सारे ना रियल लाइफ में और भी ज़्यादा हट्टे कट्टे रहते हैं. धोनी भाई भी रियल लाइफ में और भी ज़्यादा हट्टे कट्टे लगते हैं. एकदम तुम छोटे हो मेरे भाई, यू आर वेरी स्मॉल एंड वेरी पिटीट. एम्परर वाली एनर्जी है, सुपर किंग की एनर्जी है. बट हार्दिक पांड्या भाई भी मिले. उनसे बात करी पूरे वर्ल्ड कप, मुंबई इंडियंस के फेज़ के बारे में. स्वैग ना उनमें हमेशा से था. अब एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस और एक अलग तरह की पॉजिटिविटी भी आ चुकी है. ही वॉक्स अराउंड विद दैट पॉजिटिविटी. आई फील ऐसे इवेंट्स में ना क्रिकेटर्स हमारे लिए हमारे अवेंजर्स ही है. सो लव मीटिंग ऑल ऑफ देम. जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है, अभी जो जीता T20, दैट इज एन इंडियन सॉफ्ट पावर. उससे इंडिया की एक्चुअल सॉफ्ट पावर दिखती है. मैं मेरे सबसे बड़े बिजनेस आइडल मुकेश अंबानी सर से भी मिला बहुत कम समय के लिए. यार वो एक मोमेंट थी कि उनके जर्नी को स्टडी करके, धीरूभाई अंबानी सर की जर्नी को स्टडी करके बहुत सारे देश के एंटरप्रेन्योर्स ने खुद की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करी है. कहा जाता है कि गुरु इज़ लूजली बेस्ड ऑन धीरूभाई अंबानी जी लाइफ. वो फिल्म भी बहुतों के लिए एक बहुत इंस्पिरेशनल फिल्म रही है. बिजनेस सर्कल्स में ये कहा जाता है कि मुकेश अंबानी सर कुछ 16-17 घंटे काम करते हैं इवन टुडे एट एज 65+. ये उनके एनर्जी लेवल्स. तो जब मैं उनसे मिल रहा था, आनंद भाई ने इंट्रोडक्शन करवाई. पहले तो मैं ये सोच रहा था कि सर थैंक यू कि आप मुझसे मिल रहे हो. आई हैव दिस चांस टू टॉक टू यू. बहुत बहुत ज़्यादा हम्बल है. शादी में हर दिन 7,000-8,000 से ज़्यादा लोग आ रहे थे. ही वॉज ट्राइंग टू मीट एवरीवन. द फुल फैमिली वॉज ट्राइंग टू मीट एवरीवन. हर किसी से मिलने की कोशिश कर रहे थे. फैमिली, ये मैं 100% एग्री कर सकता हूँ कि मुकेश अंबानी इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशंस फॉर एनीवन, इवन फॉर मी, फॉर आई थिंक एवरीवन. एंड मुकेश अंबानी इज दैट वन पर्सन जिसने बिजनेस को अपने जनरेशनल वेल्थ को इंक्रीज किया है. ज़्यादातर आप देखोगे तो जनरेशनल वेल्थ को इंक्रीज करना बहुत डिफिकल्ट होता है. इवन अनिल अंबानी के केस में हमने देखा कि बहुत सारी मिस्टेक्स हुई, लेकिन मुकेश अंबानी का ही हैज़ नथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, फ्रॉम एवरीवन. तो हर आदमी मुकेश अंबानी की आई थिंक सिर्फ रिस्पेक्ट ही करेगा. उनकी जर्नी बहुत स्ट्रगल है. बिकॉज सी पैसा होने से हमें ये लगता है कई बार कि प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं लाइफ में. पैसा है तो किसको क्या प्रॉब्लम है, बट पैसा इज़, जितना ज़्यादा पैसा होता है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, उतना ज़्यादा स्ट्रेस, उतनी ज़्यादा मेहनत बढ़ जाती है. और आपके पास खोने को बहुत कुछ है. इफ़ यू हैव नथिंग, आपके पास खोने को कुछ नहीं है. आप गरीब, आप कोई पैसा नहीं है, खोने को कुछ है नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो. बट व्हेन यू हैव एवरीथिंग, तो आपके पास खोने को बहुत कुछ होता है और रिस्क उतना ही बड़ा होता है. तो मुकेश अंबानी इज एब्सोल्युटली हैट्स ऑफ, नो डाउट द एब्सोल्यूट द ग्रेटेस्ट ट्रेडर और इंडिया के अंदर द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन टुडे, जिसने किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन को, किसी भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को अपने बिजनेस के प्रॉफिट में यूज़ किया है. कोई भी पार्टी आए, कोई भी गवर्नमेंट बने, कोई भी कैसे भी रहे, मुकेश अंबानी इज ऑलवेज देयर. एंड दैट इज़ अ वेरी commendable job that he has done with Reliance Group and everything. भी
हर वी आर नॉट सेइंग कि अगर उनको पूरा हक है अपने पैसे को कैसे खर्च करें, अपने बच्चे की शादी में करें, एब्सोल्युटली गो फॉर इट। किसी से मिलने की कोशिश कर रही थी। ये ना लोग अंबानी फैमिली के बारे में जानते नहीं कि अगर आप एक्चुअली उनसे बात करोगे, वेरी काइंड हार्टेड, वेरी हम्बल, वेरी अप्रोचेबल। ज़्यादातर आई थिंक आई हैव सीन मोर देन 10 बिलियनर्स, एटलीस्ट 10 मिलियनर्स, 100 मिलियनर्स। तो मैं जितनों से भी मिला हूँ, आई मेट द BPL CEO हु वाज राजीव चंद्रशेखर, आई हैव मेट a lot of other people also. I've met Mukesh Ambani. I've seen him in person. I've seen him like 2011-12 के आसपास. I have seen him multiple times. And I have met Anil Ambani. I have met Ajeem Premji. तो मैंने उन सब से जो देखा है कि जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होता है, आप उतने ही ज़्यादा हम्बल होते हो, उतने ज़्यादा आप ग्राउंडेड होते हो, बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप हमें ना सिर्फ ये फिल्मों में दिखाया जाता है दैट एक अमीर आदमी है, वो सिर्फ और सिर्फ विलन है, ऐसा नहीं होता है। जितने ज़्यादा आप, और स्पेशली जो बिजनेसमैन वाले अमीर हैं, जो जनरेशनल वाले होते हैं, दे फील दैट दे हैव बीन गिवन एवरीथिंग, दे डिजर्व एवरीथिंग। बट जो बिजनेस से उठता है, जिसने सब कुछ किया है खुद, ही हैज़ अ लॉट ऑफ कामनेस इनसाइड। उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ अचीव किया है, और उसकी वजह से उनके अंदर एक हम्बलनेस और ग्रैटिट्यूड आ जाता है। इट इज़ नॉट समथिंग जो ये बता रहे 100%। यहाँ पे मैं एक और बार एग्री। अनंत भाई खुद, लोग उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करते हैं। अनंत के बारे में ज़्यादा बोलना अभी मुझे नहीं समझ में आएगा, बिकॉज जी यहाँ पर हमें वीडियोज़ आती हैं, ही इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, बट अभी उसने उतना अचीव भी नहीं किया है। उसको सब कुछ अभी प्लेटर पे मिला है, ही इज़ नॉट बिन, उसने अभी तक उतना कुछ देखा ही नहीं है कि उसके अंदर वो हम्बलनेस हो। सो इट इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये जो सब अनंत अंबानी और आकाश अंबानी के अंदर जो एक ग्रैटिट्यूड और जो हम्बलनेस वो दिखाते हैं, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ PR, बिकॉज अभी वो उन्होंने अचीव नहीं किया, वो उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया उतना। मुकेश अंबानी ने किया है आफ्टर धीरू भाई पास्ड अवे, और दोनों भाइयों को जब डिवाइड हुआ थे, तो उसके बाद भी मुकेश अंबानी ने बहुत कुछ अचीव किया है। तो अभी तक अनंत अंबानी को उतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सो लेट्स सी। लोग ये नहीं जानते कि उनके कितने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स रहे हैं, कितनी मुश्किल लाइफ रही है अब तक। बहुत सारे असम्पशंस हैं उनको लेकर। आई होप कि एक दिन वो भी TRS पे डेब्यू करे, एंड आई होप ही शेयर्स हिज हार्ट, ताकि लोगों को उनके दिल के बारे में ज़्यादा पता चले। जो कर रहे हैं ना एनिमल्स के लिए वंतारा में, जो सोसाइटी के लिए ये पूरी फैमिली करती है, वन डे द वर्ल्ड विल नो। हमारी आदत है दुनिया भर में, भारत में भी, कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम में रेलिवेंट रहते हैं, उनकी बुराई भी होती है ज़्यादा, उनको अननेसेसरी क्रिटिसिज्म मिलता है कभी। ये बस ह्यूमन सोसाइटी का नेचर है, विच इज़ वाई एंजॉय डूइंग पॉडकास्ट, कि लोगों की असलियत निकल के आती है। तो असलियत आपको किसी की इन पर्सन ही दिखाई देगी, इन पर्सन ही फील होगी। द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज पॉडकास्ट। बट एक दिन दोनों, होपफुली मुकेश सर और आनंद भाई के साथ पॉडकास्ट तो होगा ही होगा। यार, यूट्यूबर्स के ग्रुप्स में भी एक प्री जियो फेज है, एक पोस्ट जियो फेज है। पोस्ट जियो फेज में पूरी यूट्यूब की गेम बदल गई। तो मुझे बस मुकेश सर से थैंक यू कहना था। नहीं कह पाया क्योंकि मैं भी थोड़ा डर गया कि मुकेश अंबानी सर मेरे से थोड़ा बात कर रहे हैं। आई जस्ट हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर इंडिया। आनंद भाई बहुत चिल्ड आउट है। उनसे बात की, उनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है इतने सारे लोगों को मिलके। वो कह रहे थे कि यार, हैविंग अ वेरी नाइस टाइम, वन ऑफ द बेस्ट डेज। ही वॉज फीलिंग द लव। देखो, किसी भी शादी में ना आपको वाइब फील हो जाती है, किसी भी शादी में, कि वाइब्रेशन क्या है, एयर में वाइब्रेशन क्या है। यहाँ भी लोग शायद ये अज्यूम करेंगे कि यार इतना बड़ा इवेंट है, वो बड़े इवेंट वाली वाइब्रेशन रहेगी एयर में। लव की वाइब्रेशन थी एयर में, जेन्युइनली। जिसने भी इस शादी को अटेंड किया वो सारे यही कहेंगे कि एक प्यार भरी वाइब्रेशन थी। हर कोई खुश था, अटेंडीज खुश थे कि दे वर अटेंडिंग, फैमिलीज खुश थी अबाउट द लव, अबाउट द मोमेंट। आनंद भाई खुद बहुत खुश थे, राधिका बहुत खुश थी। इट वॉज जस्ट अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी इवेंट। इन 3 दिनों में मुझे नींद इसलिए नहीं आई है क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड हो गया। हर दिन मैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे लौट रहा था घर, सोचते ही जा रहा था यार कि दिस इज़ सच अ मेमोरेबल इवेंट। इतने सारे लोगों से
मुलाकात हुई है, इतना कुछ सीखा है, एंड अगेन भारत को सेलिब्रेट किया जा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट. नहीं ब्रदर, सी अभी तक मैं सब कुछ एग्री करता हूँ तुमसे कि सी इट वाज अमेजिंग इवेंट, इट्स अ बिगेस्ट इवेंट इंडिया हैज़ एवर सीन, आई एग्री 100%. बट उसमें भारत को सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है, आप समझिए इस बात को. आई डोंट नो व्हाई यू आर सेइंग इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज maybe you have that kind of mindset. I'm not saying कि you are sold और marketing event है ये पूरा, but again समझना पड़ेगा कि जब भी हम सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं, इवन सोशल मीडिया पे आप मुझे देख रहे हैं, आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए. सो मैं रणवीर को आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट ही स्टार्टेड हिज यूट्यूब जर्नी कहीं ना कहीं जहाँ पे मैं भी साथ में ही कर रहा था, बट मैं शिफ्ट होकर अपने बिजनेस की तरफ चला गया, एंड ही स्टार्टेड कंटिन्यूड यूट्यूब. एंड आफ्टर कोविड 2 years आफ्टर कोविड आई स्टार्टेड यूट्यूब अगेन 3 years आफ्टर कोविड. तो हम लोग, मैं उसी एरिया में रहता था जहाँ पर रणवीर रहता था, तो मैं इसको समझता हूँ. लेकिन रणवीर इज़ नॉट व्हाट वी सी टुडे. इसने जिस तरह से अपने आप को बदला है, मे बी बिकॉज ही हैज़ बिन वर्किंग इन दैट एनवायरनमेंट जहाँ पर उन्हीं तरह के लोगों का एक्सपोजर इसको मिलता है. लेकिन आप एक इंडिविजुअल के घर के अंदर शादी को एक भारत का इवेंट नहीं बना सकते. दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. डेकोर, हर जगह भारतीय डेकोर. क्योंकि वो, अरे यार अगेन भारतीय डेकोर मतलब क्या? अभी कि तुम कहोगे फेरे ले लिए तो भारत को नाम ऊंचा कर दिया, फेरे हो गए भाई, फेरे हो गए. नहीं, ऐसे नहीं होता ना. आप हिंदू हैं, आप इंडियन हैं, आप उस तरह के लोग हैं, आपका ये कल्चर है, तो आप उस कल्चर को ऑब्वियसली शो करेंगे. लेकिन दैट डजंट मीन कि आपने भारत को सेलिब्रेट किया. अगर कल को एक रशियन आदमी इंडिया में आके शादी करता है और यहाँ पर वो चर्च में शादी करता है, तो हम ये नहीं बोलेंगे उसने रशिया को सेलिब्रेट किया. उसने अपने और अपने कल्चर को सेलिब्रेट किया, जो कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से है. इंडिया इज़ नॉट अंबानी एंड अंबानी इज़ नॉट इंडिया. अलग अलग थीम्स के. यूनिवर्सल स्टूडियोज नाम की एक जगह है, थीम पार्क है अमेरिका में, बड़ा थीम पार्क है, दुनिया भर में थीम पार्क्स है यूनिवर्सल स्टूडियोज के. वहाँ ना एक माइक्रो दुनिया बना देते हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज. तो एक माइक्रो चाइना बना देंगे, माइक्रो जापान बना देंगे, माइक्रो नाइजीरिया बना देंगे. यहाँ इन मेनी वेज माइक्रो इंडिया बनाया था उस कन्वेंशन सेंटर के अंदर. ठीक है, आपको एक थोड़ा सा विजुअल टूर दे देता हूँ. तो आप एंटर करते हो, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, वेरी सेफ इवेंट, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. दे अलाउ यू इनसाइड. फिर राइट साइड में पापराजी की वो सेक्शन होती है. आप वहाँ जाते हो, हमारे सारे मीडिया के भाई रहते हैं, पापराजी रहती है, वीरल भयानी, मानव मंगलानी, वो सारे टीम्स रहते हैं वहाँ. फिर फोटोज़ क्लिक होते हैं. फिर आप जाते हो एक जनरल एरिया में, इन द मेन कॉरिडोर आगे जाते हो. जनरल एरिया में आपको एक वाइब मिल जाती है कि खाना मिल रहा है, शादी की वाइब सेट हो रही है. और फिर एक ऐसी एरिया स्टार्ट होती है उस जनरल एरिया के बाद जहाँ एक माइक्रो इंडिया बनाया गया है. आपको लगेगा कि आप बनारस की स्ट्रीट्स में वॉक कर रहे हो, आपको लगेगा कि आप पंजाब की गलियों में वॉक कर रहे हो. ऐसी एक दुनिया बनाई है, ऑलमोस्ट हिप्नोटिक. यानी कि ऐसा लग रहा था कि आपको किसी ने हिप्नोसिस में डाल दिया. फिर आप अंदर जाते हो मेन पवेलियन के, बहुत बड़ा हॉल है. उस हॉल के अंदर भी इस तरह का इलेबोरेट डेकोर किया. मेरे ख्याल से मनीष मल्होत्रा सर का भी हाथ रहा है डेकोर में, अलॉन्ग विद नीता मैम. बहुत हेडी डेकोर है. जो आप देखोगे ना, लाइक आपको एक्चुअली प्राइड फील होगा इंडिया में, अगेन बिकॉज इंडियन कल्चर को, स्पिरिचुअलिटी को सेलिब्रेट किया गया. जो दूसरे दिन की फंक्शन थी, शुभ आशीर्वाद फंक्शन, उस दिन स्पेशली स्पिरिचुअल डेकोर बहुत ज़्यादा था. डेटीज़ की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी. एंड you could almost feel कि those मूर्तियाँ, those paintings were alive. बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग थे दूसरे दिन. पीएम सर आए थे. वेरी वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस कि इतने सारे स्पिरिचुअल लोग एक ही जगह पे. आप भी सोचो वाइब कैसी होगी, along with all the celebrities, along with John Cena, along with everyone. बहुत अलग इवेंट था. सॉरी दोस्तों, मैं खुल के बात नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने खुद इस सब को प्रोसेस नहीं किया. सोया नहीं हूँ 3 दिन से, इसलिए मेरी आंखें भी ऐसे दिख रही हैं. बट आई एम जेन्युइनली ट्राइंग टू गिव यू अ ऑर्गेनिक ऑनेस्ट टूर. क्योंकि एक आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली जिस तरह से रणवीर इस वक्त बता रहा है ना, दैट हैज़ एब्सोल्यूट ऑनेस्टी इन इट. रणवीर
कैन नेवर इट्स नॉट एक्सप्लेनेबल. जब इतना बड़ा एक इवेंट होता है तो उसको वर्ड्स में समझाना, बताना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, स्पेशली राइट आफ्टर द डे जब आप सोए नहीं हो. तो हिज जर्नी इज एब्सोल्युटली रिस्पेक्टफुल यार. मतलब जिस भी तरह से रणवीर इज डूइंग वट एवर ही इज डूइंग, इट इज़ कमेंडेबल. एंड एब्सोल्युटली जो इवेंट रहा है, इट इज़ again I'm saying it's not celebrating India, but it is an important event for India. It is not an important event for to represent India, because you're not representing India. You're having a wedding, but that wedding happening in India, the world's most expensive wedding, it is respect worthy, but it cannot be said कि अब तो हमने अपनी soft power दिखा दी. I understand totally जो ये बोल रहा है. तो good for I think Ambani's and good for Ranveer to be able to get inside in that kind of environment and be a part of that event. और उसके बाद उसको पूरा जिस तरह से वो हमें बता रहा है, that is absolutely beautiful. एक पर्सपेक्टिव आपका बिल्ड हुआ होगा रेड कार्पेट के रील्स और शॉर्ट्स देखकर. ये असली पर्सपेक्टिव है कि स्क्रीन के उस साइड क्या हो रहा था. स्क्रीन के उस साइड ओवरवेलम हो रहे थे सब. स्क्रीन के उस साइड पॉजिटिविटी थी, प्यार था, भारत को सेलिब्रेट किया जा रहा था, एंड इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ लव. मूविंग ऑन, मैंने एक्चुअली पूरे डेकोर के बारे में आपको बताया भी नहीं है. फर्स्ट फ्लोर पे अलग टाइप का डेकोर था, सेकंड फ्लोर पे अलग टाइप का डेकोर था, थर्ड फ्लोर पे पूरा एक ये डाइनिंग एरिया था. और चलो फूड के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, फूड को लेके ये कहना चाहूँगा कि पहले शायद एक 1000 फीट जितनी लंबी एक डिज़र्ट सेक्शन थी, जहाँ शायद 5-6 अलग अलग टॉप क्वालिटी के रेस्टोरेंट और केटरिंग सर्विसेज ने डिज़र्ट बुफेज बनाए थे. मैं पहले वहाँ अटक गया क्योंकि आई वॉज सर्चिंग फॉर द रियल डिनर, और डिज़र्ट्स इतने अच्छे थे कि हमने डिज़र्ट्स भी बहुत ज़्यादा खाए. फिर हम अंदर चले गए मेन डिनर की एरिया में. पहली सेक्शन में इंडियन, फिर मुगलाई, फिर गुजराती, जापानीज़, इटालियन, और जितने भी कुजीन्स थे, इट वॉज द वर्ल्ड्स बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ दैट कुजीन डूइंग द केटरिंग. तो मुझे याद है कि इंडियन में दम पुख्त का खाना था. आई डोंट रिमेंबर द अदर नेम्स ऑफ द केटरर्स, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप ही सोचो खाना कैसा होगा ऐसी गेस्ट लिस्ट के लिए. वैसा ही था, उतनी ही वैरायटी. पता है वेडिंग के स्टार्ट में जो स्टार्टर्स आते हैं ना, पनीर टिक्का और वो सब आता है आपके पास, जब स्टार्टर्स सर्व हो रहे थे तो इट वाज इंटरनेशनली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स की. साउथ अमेरिका से कोई इंग्रेडिएंट, फिर जापान से कोई इंग्रेडिएंट, ऑस्ट्रेलिया से कोई इंग्रेडिएंट, और वो खाकर एक्चुअली टेस्ट होता है आपको कि यार ये बहुत मतलब क्वालिटी में और ज़्यादा क्वांटिटी में किसी भी तरह की कमी तो नहीं छोड़ी. देखो अंबानी जी ने, चाहे दुनिया की कोई भी किसी भी कोने से आप लोगों को ले आओ, उनके जो उनका होमली फूड होता है, जो वहाँ का क्विजीन होता है, वहाँ की हर एक जो लोकलाइज्ड डिश होती है, वो आपको इस वेडिंग में मिलेगी. ये तो मतलब इट्स एब्सोल्युटली एस्टाउंडिंग टू सी कि यार ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया. एंड हैट्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने भी ये पूरा इवेंट मैनेज किया. हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि सिर्फ पैसा इज समथिंग दैट आप जस्ट बहा सकते हो, लेकिन उसको कहाँ लगाना है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. 5,000 करोड़ मैं किसी को भी दे दूँ, उनके में हिम्मत नहीं होगी इस तरह की शादी करने की. तो इस तरह की शादी को करना ही एक बहुत बड़ा और बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क रहता है. और ये शादी क्या है, 6 महीना, आई थिंक 6 से 7 महीने से चली रही है. आई थिंक जो पहले प्री वेडिंग हुआ था, फिर अभी वेडिंग, एंड नाउ द रिसेप्शन इज़ गोइंग टू बी आई थिंक इन लंडन ऑन अ क्रूज़. सो ओवरऑल जो ये पूरा एक्सपीरियंस है, इसको मैनेज करना, इसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करना, इसको पूरे मीडिया का भी देखना होता है, आपको खाने का भी देखना है, डेकोर का भी देखना है, PR का भी देखना है, गेस्ट भी अटेंड करने हैं. गेस्ट भी दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड लीडर्स हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं. ऑल दोज थिंग्स व्हेन इट हैपन्स, एक वाइब रहती है हवा में. इट्स ऑब्वियसली और कुछ अलग खा रहे हैं आप. जेन्युइनली स्पीकिंग कि जो मेहमान नवाजी नाम का शब्द होता है, वो 100% मेहमानों की खातिरदारी 100% होती है. दिस इज एज इलेबरेट एंड एज गुड एज इट कैन गेट. सिर्फ फूड एक्सपीरियंस ही ना अकेले में बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था. बट एक और क्रेजी एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा. मेरी एक शॉर्ट चुन्नू सी मीटिंग हुई सलमान खान सर के साथ. मैं कह नहीं सकता कि उन्होंने मुझसे क्या कहा, बट फन कॉन्वर्सेशन हुई, एक माइक्रो पॉडकास्ट हो गया वहाँ.
हर चीज को पॉडकास्ट बना देता है भाई. I asked him about the stuff I've wondered about 90s, जब उनका वो जाने जाना वाला फेज चल रहा था. उनसे कहा कि आई रिस्पेक्ट हिम फॉर हसल. उनको पूछा कि आप मीम कल्चर फॉलो करते हो क्या. उन्होंने बोला हाँ, स्माइल किए, ही एन्जॉयज इट. उन्होंने लाइफ एडवाइस दी मुझे एंड मैंने बोला उनको कि शो पर आ जाओ सर, आज नहीं तो 10 साल बाद. जस्ट पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज. दैट वाज द मैजिक ऑफ दिस इवेंट कि यार सलमान खान सर मिल गए. जैसे वो बिग बॉस में है ना वैसे ही है, बट मोर लवेबल, मोर फन. आ जाऊं क्या मैं अपनी पर? ये कहना चाहूँगा मैं. वेरी वेरी चार्मिंग एज इज द केस विद ऑल द सेलिब्रिटीज. मूविंग ऑन, स्पीकिंग अबाउट हस्तियाँ, स्पीकिंग अबाउट सेलिब्रिटीज, जो मीम कल्चर राधिका मर्चेंट से एसोसिएटेड मीम्स बना रहा है, एकदम कृष्णा लागे छे. मैं उन्हें राधिका मर्चेंट के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, एकदम आनंद भाई की राधा लागे छे. दैट्स ऑल आई से. अनंत भाई. पता है कह रहे हैं ना कि शी इज अल्टीमेट ब्यूटी, शी कैन ईट 100 नेम इज अनंत which means never ending. डिनर. ये वो ये उनकी पॉजिटिविटी की वजह से. उनके फादर भी मिले थे वीरेन मर्चेंट सर. बहुत बहुत प्यारी फैमिली है, बहुत हम्बल है. सोचो यार, इतने फंक्शंस के बाद, इतने सारे लोगों से मिलने के बाद भी उनके एनर्जी लेवल्स अच्छे ही थे. दे वर एन्जॉइंग देमसेल्व्स, दे वर एन्जॉइंग द मोमेंट. वेरी होलसम एक्सपीरियंस. जिन इंसानों के दिल में अच्छाई होती है ना, उनके चेहरे पर भी दिख जाती है. बस यही कहूँगा. मेरे खुद के पॉइंट्स अब ख़त्म हो चुके हैं. मेरे आसपास हमारे क्रू मेंबर्स बैठे हैं. तो इस सोलो पॉडकास्ट में एक हटके चीज़ होगी जहाँ हम हमारी क्रू के साथ Q&A करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द क्रू Q&A, को समझ कि आप भी कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, शायद वो चीज़ें आंसर हो जाएंगी इसके थ्रू. यस रोहन भाई. सो आपने बात की मुकेश भाई के बारे में या अनंत भाई के बारे में, राधिका मैम के बारे में. तो नीता अंबानी मैम की एनर्जी कैसी थी? बिकॉज उनका भी एक वाइब है, ऐसा मैंने सुना है. तो उनकी एनर्जी कैसी थी? जैसे एक फैमिली की लीडर होती है वैसे ही फैमिली की लीडर की एनर्जी. ऑब्वियसली वेरी आर्ट्सी. उनकी भी डिज़ाइन सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. आई एम 100% श्योर डेकोर में उनका मेन रोल रहा है अलॉन्ग विद मनीष मल्होत्रा. उन्होंने यही जितनी बातें हुई है, आई एम श्योर शी हैज़ बीन इन चार्ज ऑफ प्लानिंग. देयर इज अ रीज़न कि वो उस कन्वेंशन सेंटर का नाम भी नीता मुकेश अंबानी कन्वेंशन सेंटर रखा है. अरे ये जियो ड्राइव में नहीं हुआ था क्या अब की बार? मुझे लगा जियो ड्राइव में हुआ है, लेकिन ये NMCA में हुआ है ना. मैंने उनसे बात करी, थैंक यू बोला फिर से. मेरी स्कूलिंग DAIS में हुई है, रिलायंस का स्कूल है, एंड शी हैज़ हेडेड दैट स्कूल एज वेल. तो उनसे कहा कि जितना भी मैंने करियर में किया है. देखा, मैंने बताया था आपको कि ये उसी स्कूल में पढ़े हैं. तो ही वाज इन धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल. एंड धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में, मतलब मेरा जो स्कूल था, तो वी यूज्ड टू गो टू धीरूभाई अंबानी स्कूल एज अ कल्चरल कंपटीशन बिटवीन स्कूल, जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं. तो उस टाइम पर I was in a school which is another international school which was Vibgyor High. और हमारा और E-Call और ये 4-5 स्कूल्स होते थे. तो हम इन सब के अंदर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में जाया करते थे. सो हाँ, धीरूभाई अंबानी के अंदर अगर आप पढ़ रहे हो तो यू हैव एक्सेस एंड यू हैव कम्युनिकेशन विद मच हायर पीपल. मतलब आपके क्लासमेट्स आर्यन खान होगा, आपके जो मे बी सीनियर्स जो हैं वो अनंत अंबानी होंगे, या फिर आपके जो जूनियर्स हैं वो अनन्या पांडे होंगी. तो ये लोग आपके, रणबीर कपूर वो माइट बी देयर, आई डोंट नो, बट इस तरह के लोग आपके सर्कल में रहते थे. तो विच वुड एब्सोल्युटली इंस्पायर यू वन, and it will give you the network that you need to succeed. And the third is it will actually give you that aura around you that you are actually going to change something in the world. तो आप उस स्कूल की जो एनर्जी होती है, बिकॉज एवरीवेयर ऑल द पीपल आर कमिंग फ्रॉम मनी, हर एक के पास पैसा है और हर एक को पैसे की कदर मालूम है. तो ऐसे सर्कल में, ऐसे केस में आप लोगों को ज़्यादातर सक्सेस पाना ईजी हो जाता है, बिकॉज फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है. सो आई वुड एब्सोल्युटली सजेस्ट कि अगर किसी के भी पास इतनी, अगर उनकी कैपेसिटी है अपने बच्चे को पढ़ाने की, तो दे शुड एब्सोल्युटली गो फॉर एन इंटरनेशनल स्कूल
इन मुंबई समथिंग लाइक धीरूभाई अंबानी स्कूल और क्या बोलते हैं अपना इकॉल. उसके जो कोर सॉफ्ट स्किल्स है वो मैंने स्कूल में सीखे कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, डीप थिंकिंग कैसे करते हैं, स्पोर्ट्स मेंटालिटी, ये वो. एक्चुअली इट्स एन अब आउटकम ये ऑफ चीजें आप देखोगे तो ये सीबीएसई स्कूल्स में नहीं सिखाएंगे आपको. डीप लर्निंग, डीप थिंकिंग क्या होता है. हमारे जिस स्कूल में मैं बचपन में था, सो विबग्योर हाई में मैं मुंबई में आया था आफ्टर 10th, सो माई 11th एंड 12th वाज इन मुंबई. एंड उस टाइम पर ही मैं इस पूरे सर्कल से थोड़ा सा अपने आप को जोड़ पाया था. लेकिन उससे अगर आप पहले देखोगे तो उससे पहले मैं सीबीएसई स्कूल में था इन दिल्ली. और वहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिल्ली के स्कूल्स कैसे होते हैं, वो आपको डीप थिंकिंग तो छोड़ो, ओपन माइंडेड भी अगर आप हो तो आपको दबा दिया जाएगा. एंड दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़ विद इंडिया. ये जिस चीज़ को बोल रहे हैं कि वो भारत को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, भारत नहीं कर रहे, भारत के हर कोने में एक अलग डाइवर्सिटी है. जिस डाइवर्सिटी को आप धीरूभाई अंबानी में देखोगे शायद आपको राजस्थान में नहीं मिलेगी. राजस्थान के आप जो ये स्कूल हैं अपना मेयो कॉलेज, इसके अंदर आप जाओगे तो देयर इज़ एन एक्सट्रीम हाई लेवल बुली कल्चर. हाई लेवल, कोई नहीं रोकेगा उसको, वो बुलीज हैं और वहाँ पर बच्चों को लिटरली फिजिकल वायलेंटली बुली किया जाता है. तो वहाँ पर आप जाओगे तो आप डिसिप्लिन सीख जाओगे, लेकिन आप डीप लर्निंग, स्पोर्ट्स और इस तरह की बातें आप नहीं सीख पाओगे. तो देयर इज़ डिफरेंट इन एवरीथिंग. तो आपका कल्चर जो होता है, आपका सराउंडिंग्स जो होते हैं बचपन में और स्कूल्स में, वो आपको बहुत हद तक बिल्ड करते हैं. स्कूल. तो उनको भी थैंक यू बोला और उनमें एक ममता है. मैंने पैर छुए ऑनेस्टली उनके, कि बचपन से देख रहा हूँ उनमें. सो जस्ट वांटेड टू से थैंक यू, मज़ा आया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आप सचिन तेंदुलकर जिससे भी मिले थे, उनसे मिलकर कैसा लगा आपको? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों मैंने मेरे क्रू को बताया नहीं है ये सब. ये जो भी सोलो पॉडकास्ट में अब बातें हो रही है, ये पहली बार उनसे भी कह रहा हूँ. एक्चुअली उनसे ही कहना था बिकॉज यू टॉक टू योर टीम, टॉक टू योर गाइज अबाउट इट. बट आई एम ग्लैड कि आप लोगों के साथ ये मोमेंट शेयर हो रही है. सचिन तेंदुलकर सर को मिलने के बाद बचपन का सपना पूरा हुआ. उन्हें पता है कि वो खुद सचिन तेंदुलकर है. उनको भी थैंक यू बोला बचपन के लिए. अंजलि मैम से बात हुई. एक्चुअली मैंने अंजलि मैम को रिक्वेस्ट किया कि मैम कैन आई आस्क सचिन सर फॉर अ फोटो, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे. मैम इज़ अ वॉचर ऑफ TRS, स्पेशली स्पिरिचुअल एपिसोड्स. तो एक मोटिवेशन मिल गई है TRS को कंटिन्यू करने की. TRS स्टॉप करने के थॉट्स आ रहे थे एंड इस इवेंट ने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया. आई रियलाइज एक पर्पस है, बहुत लोग देख रहे हैं. जब हम शो रिकॉर्ड करते जाते हैं ना, यू स्टक इन अ ट्यूब, पता नहीं चलता कि कितने लोग देख रहे हैं. तो अच्छा लगा यार, मज़ा आया. एंड सचिन सर को देखकर ऐसा लगता है कि भगवान के कोई अवतार आपके आसपास घूम रहे हैं. बस ये कहना चाहूँगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर, आप अनंत अंबानी के शादी में गए थे सर, तो वहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए थे सर. सबको एक साथ में देख के सर कैसा फील हुआ? आई थिंक I लोगों think की एक वो सब बता परसेप्शन है. दिया ऑलरेडी. इट इज़ वेरी, उनको ग्रैटिट्यूड फील हुआ, वो सब बता दिया है ना. मतलब रणवीर हैज़ ऑलरेडी टोल्ड ऑल ऑफ दैट. तो क्रू भी थोड़ा सा कंफ्यूज है अभी, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है. रैंडमली उनको पुट कर दिया गया है एक दिन. कि सेलिब्रिटीज़ आपस में बात नहीं करते, और वो भी इंसान ही है. उन्हें भी भाईचारा चाहिए, दोस्ती चाहिए. क्रिकेटर्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियन सब साथ में बात कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. स्पेशली बारात, जिसकी बात नहीं हुई है इस सोलो पॉडकास्ट में. बारात के वीडियोस बहुत सारे लोगों ने देखी है. उस बारात की खुद की एक एनर्जी थी. और धोनी सर, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, सारे लोग साथ में डांस कर रहे थे. बारात को डिस्क्राइब नहीं किया मैंने, ठीक है. तो जैसे मैंने लोकेशन को डिस्क्राइब किया ना, उसी तरह बारात का भी एक अलग कॉरिडोर था. साइड में लंबा कॉरिडोर था. बारात 4 घंटे जितनी लंबी थी. और 8-9 ऐसे स्टेशंस बनाए थे और एंड में एक मेन स्टेज था. हर स्टेशन पर एक छोटा कॉन्सर्ट था. और कॉन्सर्ट्स किसके थे? रेमा, वो काम डाउन. फिर सुखबीर, ओ हो. फिर उसके बाद AP ढिल्लों, हनी सिंह सर. उन्होंने मुझे देखकर फाइनली कहा कि आप दिल्ली आओ. नहीं फिर उसके बाद देखोगे तो अनंत अंबानी यहाँ पर थक चुका था. ये बंदे मतलब ही वॉज टायर्ड यार. मतलब आई अंडरस्टैंड, बहुत दिन से शादी चल रही है, बहुत थका हुआ होगा, डेकोरेशन में भी इसका पार्ट रहा होगा. सो इसके थकने का आई कैन अंडरस्टैंड. एक तो हेल्थ प्रॉब्लम भी रही है, प्लस फिर इसके आसपास के जो लोग होते हैं ना, उनको देखकर एक नॉर्मल आदमी जैसे रणवीर है, रणवीर थका भी होगा तो भी उसको उठे रहना पड़ेगा बिकॉज उतनी एनर्जी वो फील कर पा रहा है. बट अनंत अंबानी के लिए इट वॉज वेरी नॉर्मल एंड इट वॉज लाइक कि ठीक है, सेलिब्रिटीज तो है, मैं थका हुआ हूँ तो आई कैन नॉट डांस, आप लोग डांस करिए. सो आई अंडरस्टैंड दैट. सी AP ढिल्लों,
हनी सिंह सर, उन्होंने मुझे देखकर फाइनली कहा कि आप दिल्ली आओ। नहीं पर मैं नहीं गया। मैं बस एंजॉय कर रहा था उनके सॉन्ग्स पे डांस करके। बारात एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट थी। एंड में दलेर मेहंदी सर और उनके बेटे ने एक कॉन्सर्ट रखा था, वो कुछ अलग ही वाइब थी वहाँ। दलेर मेहंदी का कॉन्सर्ट देखिए। दलेर मेहंदी का बेटा कौन है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो कमेंट्स में बताना ज़रूर मुझे कौन है। तो अगेन वेरी 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 मेमोरेबल मेमोरी। और सारे सेलिब्रिटीज साथ में सारे कॉन्सर्ट्स को एंजॉय कर रहे थे, ये कुछ अलग ही था। सारे सेलिब्रिटीज टीनेजर्स बन गए, बच्चे बन गए वहाँ उस बारात में। दैट वाज द बेस्ट थिंग, दैट्स व्हाट आई थिंक द कैमराज कैप्चर्ड ऑल्सो। इस पूरे वेडिंग में एक भी ऐसी मोमेंट नहीं थी जहाँ कोई परफॉर्मेंस, कोई इवेंट नहीं हो रहा था। उस कॉरिडोर में भी अलग अलग फूड स्टॉल्स थे। बनारस से लस्सी ऑर्गेनाइज हुई थी, पान ऑर्गेनाइज हुआ था, चाट स्टॉल्स थे, दुकानें बनाई थी जहाँ आप एक्चुअली अंदर जा सकते हो और बनारसी साड़ी मतलब आपको खरीदनी नहीं है, आप बस ले सकते हो वहाँ से। तो ऐसे सेटअप्स बनाए थे, वेरी क्रेजी। तो ये सब हुआ था। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब मुझे सोना है, तो रोहन आपका कोई सवाल? मेरा क्वेश्चन ये था कि इंडिया के हिसाब से ये वेडिंग क्यों इम्पोर्टेंट था जियोपॉलिटिक्स या इस हिसाब से कि इसका इंटरनेशनल पीआर के लेंस में क्या एग्जैक्ट इम्पैक्ट था? यार मैं एक बहुत ऑनेस्ट चीज़ कहूँगा जो आकाश भाई ने भी कहा। हमने अभी जस्ट एक बहुत इलेबरेट इंग्लिश पॉडकास्ट शूट किया उनके साथ। आकाश सिंह भाई ने कहा कि यार फॉरेनर्स में ना बहुत सारी गलतफहमियां भारत को लेकर। एक लैक ऑफ हाइजीन वाली गलतफहमी है, जैसे स्ट्रीट फूड में कभी कभी कुछ वायरल क्लिप्स होते हैं ना जहाँ हाइजीनिक सिचुएशन नहीं है, या कुछ कुछ दुकानें गंदी होती है, वो क्लिप्स ज़्यादा वायरल जाते हैं यूएसए में। और एक्चुअली ऐसे क्लिप्स की वजह से हमारा सॉफ्ट पावर नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है। डोंट यूज द वर्ड सॉफ्ट पावर भाई, ट्रस्ट मी, डोंट यूज इट। इसके अंदर सॉफ्ट पावर का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक इमेज जो आप कह रहे हो, इमेज इज नॉट सॉफ्ट पावर, पावर इज डिफरेंट। आप यूएस को हम सॉफ्ट पावर में ऐसे नहीं देखते हैं जैसे आप देखते हो। पहली बात तो आपको सॉफ्ट पावर दिखानी है तो आप स्पोर्ट्स में दिखाइए। आप और नोबेल प्राइज़ कितने जीते हैं आपने, मे बी ऑस्कर्स कितने जीते हैं बॉलीवुड में या हिंदी मूवीज़ में। एक आरआरआर ने एक ऑस्कर जीता है, हम पागल हो चुके हैं। वहाँ पर हर साल कोई एक ऑस्कर जीत रहा है। तो आप वो अवार्ड शो भी क्रिएट नहीं कर पाए। एंड इट्स नॉट लाइक कि ऑस्कर्स तो उनका अवार्ड है तो हम क्यों ले। आप अपना अवार्ड दिखा दीजिए ना, विच मूवी इन इंडिया डिजर्व्स एन अवार्ड लाइक दैट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सॉफ्ट पावर दिखाने की। बट जब आप बात करते हो हाइजीन की, आई टोटली अग्री। इंडिया की एक इमेज ऐसी है जिसकी वजह से इंडिया को एक गंदा और उस तरीके से दिखाया जाता है। बट स्टिल उसको इस शादी से कंपेयर करके इंडिया को एक सॉफ्ट पावर बोल देना बहुत ही गलत होगा। ऐसे इवेंट्स की ज़रूरत है भारत के लिए, ये मैं डेफिनेटली मानता हूँ। फॉरेनर्स ना जो वहाँ थे और जो इंटरनेशनली भी न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो एकदम चौंक चुके हैं कि ऐसी फैमिली है दुनिया में। और भारत अब यहाँ तक पहुँच गया है क्या? क्योंकि मुझे तो लगा था कि भारत में लैक ऑफ हाइजीन है, मुझे तो लगा कि भारत में क्राइम है, ये वो। तो भारत की जो भी फॉल्स नेगेटिव परसेप्शन है दुनिया भर में, वो पूरी तरह से मिट चुकी है इस इवेंट के बाद। दैट्स माय बिलीफ। इफ नॉट, यहाँ पर अब आई एम गोना से समथिंग कंट्रोवर्शियल। तो इंडिया में ताजमहल है, ठीक है। इंडिया का ताजमहल एक सॉफ्ट पावर की निशानी है, क्योंकि 7 वंडर्स में इंडिया का एक वंडर है। 7 वंडर्स में ताजमहल आता है। आप उसकी सॉफ्ट पावर को दिखाने की बजाय आप उसको बोल रहे हो कि वो तो उसको तोड़ने वोड़ने की बातें चल रही है क्योंकि मुगल्स ने बनाया था। और फिर आप बोल रहे हो कि ताजमहल के नीचे एक शिव महल है, उसको मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। और इन सारी बातों के अंदर आप अपनी एक्चुअल सॉफ्ट पावर को तोड़ रहे हो। आप पिछले कुछ सालों में, चाहे 25-30 सालों में, फुटबॉल को कोई वैल्यू नहीं दी गई है। फीफा के अंदर इंडिया क्वालिफाई नहीं करता है। हॉकी में इंडिया वर्ल्ड कप में जाता है, जीत कर नहीं आता है। बॉक्सिंग में इंडिया नहीं जाता है। अपना क्या बोलते हैं, एनी स्पोर्ट्स, एनी F1 रेस का F1 रेस इंडिया में था। और हाँ, अभी मेरे को याद आया, जो सॉफ्ट पावर की ये बात कर रहे हैं, किंगफिशर एयरलाइंस डूब रही थी, ठीक है। किंगफिशर की एयरलाइंस डूब रही थी, सैलरीज देने को पैसा नहीं था। और फिर भी विजय माल्या ने एनरिके इग्लेसियस को बुलाया था अपनी बर्थडे वेडिंग पे, अपनी बर्थडे पार्टी पे। सो क्या वो सॉफ्ट पावर थी? नहीं, इट वॉज नॉट सॉफ्ट पावर। ये सब सॉफ्ट पावर नहीं होता है। वो एक मजाक था, वो एक
एक तरह से एक इंसल्ट थी अपनी एम्प्लॉयज़ की तरफ कि मैं तुम्हें सैलरीज नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपनी शादी अपना बर्थडे बहुत अच्छे से मनाऊंगा. So it's a very difficult situation to say that this is a soft power, this is not soft power, this is a display of wealth. And आपको पूरा अधिकार है, आप दिखा सकते हो, आपके पास है, आप दिखा सकते हो, आपने मेहनत करी है, लेकिन उसकी वजह से any other Indian cannot be proud of. I can say I respect Mukesh Ambani, I can say I respect Neeta Ambani for managing this entire event, but I cannot be proud of this. क्योंकि मेरा नहीं है वो एक घर की शादी है, एक पर्टिकुलर एक घर के अंदर शादी हुई, 5 से 6 घर के लोग हैं, उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने दुनिया के लोगों को बुलाने के लिए पैसा दिया, सबको अपनी शादी में नचाया. मेरा कुछ नहीं है, इंडिया का कुछ नहीं है, इंडिया के जीडीपी में उसका कोई बेनिफिट नहीं है. उल्टा आपने इंडिया की जीडीपी में इतने सारे जो फॉरेन एक्सचेंज था, जो कि $10 मिलियन आप जस्टिन बीबर को दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, वो आप इंडियन फॉरेन एक्सचेंज को बाहर भेज रहे हो. So when they take payments, they do not take payments in rupees, they take payments in dollars. तो आपने $10 मिलियन बाहर भेज दिए. So अगर आपको इतना ग्रैंड इवेंट करना भी था, तो rather than having Justin Bieber और someone, आप इंडिया के बहुत सारे लोगों को करवा सकते थे, जो कि आपने करवाया भी. It's okay. So I'm not saying कि कुछ गलत है, बट इसको जिस तरह से रणवीर पुट कर रहा है, ये उस तरह से पुट नहीं किया जा सकता इसको. पूरी तरह से देन टू अ लार्ज डिग्री बहुत लोग जान रहे हैं, क्योंकि जितने भी सेलिब्रिटीज़ के वीडियोस भी रिलीज़ हुए हैं या जो भी वेडिंग के वीडियोस रिलीज़ हुए हैं, वहाँ बैकग्राउंड में ना आपको भारतीय स्पिरिचुअलिटी दिखाई देती है, कल्चर दिखाई देता है, संस्कृति दिखाई देती है. तो मेरे हिसाब से अगेन जियोपॉलिटिकली ये भारत की पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हिस्ट्री में बहुत बड़ा मोमेंट है. एक ग्लैमर का एंगल है जिसकी वजह से हम सब ये पॉडकास्ट भी देख रहे हैं, बट प्लीज़ इस इवेंट की जियोपॉलिटिकल एंगल और जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को समझो. इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं. चलो ठीक है, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान से हमारा जियोपॉलिटिकल कनेक्शन है, हम जियोपॉलिटिकल राइवल्स हैं. चाइना से हमारा जियोपॉलिटिकल राइवल्स हैं. रशिया हमारा जियोपॉलिटिकली एक एलाई है, ठीक है. ईरान हमारा जियोपॉलिटिकल एलाई होना चाहिए था. श्रीलंका हमारा एक जियोपॉलिटिकल एलाई था. बांग्लादेश हमारा जियोपॉलिटिकल एलाई है. उनमें से किसको बुलाया आपने? बिकॉज यू वॉन्टेड इंडियन ऑडियंस एंड द वर्ल्ड टू थिंक कि आपको अपना ग्लैमर दिखाना है. आप अपने ग्लैमर को नहीं दिखा सकते अगर आप श्रीलंकन किसी को बुलाते हो, तो आप नहीं दिखा सकते किसी नेपाल के बंदे को बुलाते हो. तो आप ग्लैमर तभी दिखाओगे जब आप इवांका ट्रंप को बुलाओगे, जब हिलरी क्लिंटन को बुलाओगे, जिनसे जियोपॉलिटिकली हमारा कोई कनेक्शन नहीं है. जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है जियोग्राफी विद पॉलिटिक्स, जहां पर ज्योग्राफिकली 2 कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से उनका पॉलिटिक्स भी जुड़ा हुआ है. सो यूएस के साथ हमारा जियोपॉलिटिकल कोई कनेक्शन नहीं है, एंड स्टिल यूएस के सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटीज आए थे. सो इसमें जियोपॉलिटिकल कुछ नहीं है. एक पर्सनल ब्रांडिंग है, एक पर्सनल आइडेंटिटी है, जहां पे अंबानीज ने दुनिया को ये दिखाया कि देखो मैंने पैसा कमाया, मैंने पैसा उड़ाया. दैट्स इट. दैट्स व्हाट आई विल से. दोस्तों बहुत थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड. मैं भी थक गया हूँ भाई, बहुत लंबी वीडियो हो गई है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपने अभी तक देखी है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आपको कुछ भी अग्री नहीं करते हो या फिर अग्री करते हो तो मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ, और लेट अस बिल्ड दिस कम्युनिटी टू वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटीज़, जहाँ पर हम लोग बातें करेंगे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, अलग अलग इशूज़ के बारे में. तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल पर बने रहो और कमेंट ज़रूर करके जाना क्या आप लोग सोचते हो इस पूरे वेडिंग और इस पूरे इवेंट के बारे में. सी यू.